संभव नहीं है। जैसे बाबा साहब उस समय अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, जब हमारे लोग सो रहे थे, बाबा साहब दिन रात जाग रहे थे और वो बोल रहे थे कि हम इसलिए जागते हैं क्योंकि हमारे लोग सो रहे हैं। आज जब बाबा साहब अकेले अपने मिशन को यहाँ तक पहुँचाए, आज हम लोग तो 400 लोग हैं एक संगठन में, लेकिन देखिए बौद्ध धर्म के मिशन में कई रास्ता से जुड़े कई संगठन हैं। ऐसा 400 आपके भारत में तो कितनी जगह पर 400 की संगठन में कोई संख्या ही नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो अपने हक अधिकार के लिए अब जहां भी अपना जगह जमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बाबा साहब की वही 3 बात हमें याद रखना है। शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक हमारा इतिहास, हमारा बुजुर्गों का बलिदानी और हमारे समाज में पड़ी हुई कठिनाई को हम लोग नहीं जान पाएंगे और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए हमें हमारे बाल बच्चों का शिक्षित होना आज के सबसे बड़ा आवश्यकता है और शिक्षित के बाद हम लोगों को संगठित होना जरूरी है। जैसे समुद्र में ठोका ठोका पानी से समुद्र बनता है, इसी तरीका से अगर हम लोग व्यक्ति व्यक्ति मिलकर समुदाय और समुदाय समुदाय मिलकर समाज बनते हैं तो समाज के एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पर समुदाय और समाज मिल जाए कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसके लिए संगठन भी अति आवश्यक है और संघर्ष तो हमें तब तक करना है जब तक हमारे जान सांस चल रही है, तब तक हमें संघर्ष करना है, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। तभी हम लोगों का एक राजनीतिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोग अपने समाज को परिवर्तन करने के लिए नेपाल में भी एक मिशन हम लोग चला रहे हैं। जैसे कि हमारे धर्मेंद्र जी, धर्म प्रकाश भारती जी और बादल जी का बेन है कि जब हमारे गौतम जी श्रावस्ती में गए थे उनसे मुलाकात हुई थी और तभी से संपर्क में जुड़े हुए थे और आज एक कार्यक्रम इस लुम्बिनी में संपन्न होने के लिए आप सबके सहभागिता से हो रहा है। उसी तरीका से देखिए लोग समझते हैं भारत और नेपाल में बहुत अंतर है, लेकिन मैं कहती हूँ भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं है। भारत और नेपाल रोटी बेटी के संबंध से लेके भाषाएं, सांस्कृतिक पहचान, बोली, रहन सहन, खाना शैली, धर्म, संस्कृति सब एक ही तरह से है। फर्क इतना है हमारे इधर ज्यादा करके नेपाली भाषा राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं और आपके यहाँ पर हिंदी, लेकिन हमारा साझा भाषा हिंदी, भोजपुरी, अवधी में हम लोग सब एक ही भाषा से जुड़े हुए हैं। और साथ में उस समय के बाद है हमारे नेपाल में एक राजकीय बौद्ध विहार है और जब यहाँ पर राजा शासन था, राज दरबारिया लोग रहते थे, उतने समय पे वीरेंद्र राजा के पाला वीरेंद्र भी विक्रम शाह जब राजगद्दी में बैठे थे तो हमारे बाबा साहब एक बौद्ध सम्मेलन में नेपाल में उतने समय में आए थे। देखिए ये कितने पहले की बात है, हम लोग आज आ रहे हैं नेपाल में, लेकिन हमारे बाबा साहब हम लोगों को पैदाइश ही नहीं था उसी समय आकर इस बुद्ध नगरी में अपना कदम रख चुके थे। साथ में बुद्ध तथागत बुद्ध की देखिए उनका घर कपिलवस्तु में है, हमारे पड़ोसी जिले में कपिलवस्तु में तथागत बुद्ध की घर है। लेकिन महामाया जब मैके के लिए रूपंदेही के देवता जा रही थी उसी समय प्रसव पीड़ा के कारण इस लुम्बिनी के बुद्ध भूमि जंगल में उनका जन्म हुआ। तो अब कपिलवस्तु घर का लुम्बिनी रूपंदेही में जन्म हुआ, 2 जिले जुड़ गए उनके। उसके बाद पढ़ाई से लेकर जब बुद्धत्व प्राप्त करने के समय 25 बार तो श्रावस्ती में उन्होंने वर्षावास किया है और आज अपना देह प्राण त्याग करके जो उन्हें मुक्ति मिली है तथागत बुद्ध की, आज विश्व में प्रसिद्ध है, वो भारत से मिली है। इसलिए अगर तथागत बुद्ध नहीं होते तो आज लुम्बिनी का नाम रोशन नहीं रहता। नेपाल करके
कोई भी नहीं पहचानता, लेकिन अगर जो हम लोग कह दें कि बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी, तो लोग समझ जाते हैं कि विश्व के शांति अवधूत के जन्म हुआ जगह है लुम्बिनी। इसके साथ साथ हम लोगों का रिश्ता संबंध तो उसी समय से है जब तथागत बुद्ध और बाबा साहब के जन्म हुआ था। इसलिए हम राजकीय बौद्ध विहार में मैं खुद लुम्बिनी बौद्ध महिला समिति के सचिव के पद में रहकर 5 साल से अहोरात्र बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का संस्कृति अपनाकर इस समुदाय में विभिन्न किस्म के सामाजिक कार्य में शरीक होते हुए हम लोग 6वां वर्षावास भी संपन्न किए हैं। 3 महीने के वर्षावास हमारे लुम्बिनी के राजकीय बौद्ध विहार में होता है, जहाँ पर हम लोग बाबा साहब के फोटो भी रखकर उस जगह पर हम लोग स्थापित कर चुके हैं। आप सबको अगर समय मिलेगा गौतम जी के साथ में आप लोग को जाना पड़ेगा और वो देखने के लिए अवसर मिलेगा, क्योंकि हमारे इधर परसों कल छोड़कर परसों नॉमिनेशन था। संसद और विधान सभा की चुनाव चल रही है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका आदेश है लुम्बिनी के उपमेयर चाहेंगी तो हमारा पार्टी का संसद विधान विधायक दोनों ही निकल जाएंगे और वो नहीं चाहेंगी तो नहीं निकल पाएंगे। इसलिए उनका भूमिका अति आवश्यक है कहकर आदेश दिए हुए हैं। जबकि निर्वाचित लोगों का निर्वाचन आयोग प्रतिबंध लगाया है, फिर भी अपने तरीके से पार्टी को सत्ता में ले जाने के लिए मेरा अहम भूमिका रहेगा। और जब पार्टी जीतेगी तभी सत्ता मिलेगी और हमें सत्ता में जाने के लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें सत्ता में जाना है। अपने समाज के हक अधिकार के लिए उस जगह पर पहुंचना जरूरी है जहां से हमें हमारा अधिकार मिला है। आज हमारे नेपाल के कानून के विषय में आपका थोड़ा सा मैं जानकारी कराऊंगी। हमारे नेपाल में भी जैसे बाबा साहब के पाला में जाति समुदाय की छुआछूत की प्रथा थी, उसी तरीका से हमारे नेपाल में भी वो प्रावधान था, क्योंकि सवर्ण लोगों ने हम लोगों को बहुत दबाए हुए थे। हम लोग दबे हुए नहीं थे, दबाए हुए थे। इसलिए जब हमारे नेपाल में 2050 साल यानी कि आज से 30 साल पहले माओवादी कहकर एक पार्टी खुली, जो अभी भी उसका अध्यक्ष प्रचंड है। उन्होंने गरीब विपन्न मुस्लिम दलित समुदाय के लिए, पिछड़ा हुआ समुदाय के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते 10 वर्ष जनयुद्ध, जो कि घर बार त्याग कर जंगल से बंदूक उठाकर लड़ाई लड़के राणा शासन और जहानिया शासन को फेंक कर, राज शासन को भी फेंक कर गणतंत्र के स्थापना किए, लोकतंत्र के स्थापना किए और संविधान में दलित पिछड़ा समुदाय के हक अधिकार को समावेश करके हमारे दलित समुदाय के 19% लोगों को अनिवार्य किसी भी जगह पर शरीक होने का अधिकार मिला। महिलाओं के 33% के समावेशी का अधिकार मिला। उसी की बदौलत आज मैं आप सबके बीच में लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका के डिप्टी मेयर के रूप में प्रस्तुत हूँ। इसलिए हमारे इस जगह के कानून और हमारे जो पार्टियां हैं अन्य पार्टी से कुछ फर्क है। अगर इस नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होगा तो दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय के हक अधिकार के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ता। इसके लिए आज हमें कैसे भी करके बहुमत की सत्ता बनाने के लिए हम जीव जान से लगे रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का सहयोग और साथ है। मेरी एक बच्ची भी है, बच्ची को भी लाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि ये चुनाव के दौरान हमें बहुत व्यस्तता के कारण आज भी हमारे पूर्व अर्थ मंत्री आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में 11 बजे हमें पहुंचना अति आवश्यक है। तो आप सभी को पुनः इस कार्यक्रम में जो भी आप सब आए हैं, यहाँ से एक सकारात्मक सोच लेकर जाइएगा और नकारात्मक कोई भी चीज ऐसा हो तो यही पर छोड़कर सिर्फ अच्छाइयाँ लेकर जाएंगे। आप सब इस बुद्ध पावन नगरी से आप सभी को हर दुख कष्ट को खत्म करते हुए आप सभी को मनोकांक्षा पूरा हो और आप सब में मैत्री भाव करुणा बने रहे, आपसी सद्भाव रहे। इस कार्यक्रम
से अपना मंतव्य के विराम लेने के लिए अनुमति